अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने बैलेंस शीट को लाजमी अपडेट करना है, अदरवाइज आपकी टैक्स रिटर्न को इनवैलिड करके बाद में बैलेंस शीट को अपडेट नहीं करने दिया जाएगा। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ भाई महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम बड़े बेशुमार लेक्चर देख चुके थे। लास्ट ईयर यानी किसी साल में मार्च के अंदर एक एसआरओ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिस एसआरओ के मुताबिक ये कहा जाता है कि आपने जो बैलेंस शीट है वो सबमिट करनी है। बैलेंस शीट का जो पर्पस था वो क्या था, ये एसआरओ था जो कि 7 मार्च को आता है 350। इसके अंदर डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स थी। एक रिक्वायरमेंट जो थी वो बैलेंस शीट से रिलेटेड थी। बैलेंस शीट का पर्पस ये था कि जो फेक इनवाइसेस का बिजनेस था उसको एफबीआर ने कंट्रोल करना था। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले बैलेंस शीट को फाइल करें। बैलेंस शीट को फाइल करने के लिए, बनाने के लिए हम बेशुमार लेक्चर देख चुके थे, बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया। ये फॉर्मेट भी मैंने आपको शेयर किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि इस तरीके से आपने बैलेंस शीट बनानी है, ये सारी फिगर्स कैसे और किस तरीके से आनी है, ये भी बड़ी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। अभी भी थोड़ा हम रिकैप देखेंगे इसके ऊपर। तो उसके बाद होता क्या है कि जब आप बैलेंस शीट सबमिट करते हैं तो आप वहाँ पे कैपिटल रिपोर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख किसी का कैपिटल है तो एफबीआर ने एक लिमिट लगा दी, चेक लगा दिया कि आप इसका 5 टाइम्स से ऊपर सेल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका जो है वो कैपिटल 1 लाख है तो आप 5 लाख से ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो ये एक उन्होंने चेक लगा दिया उसको चेक करने के लिए। अदरवाइज क्या हो रहा था कि फेक कंपनीज रजिस्टर्ड होती थी और उसके बाद जो है वो बिजनेस स्टार्ट होता था, इनपुट सेल परचेज होता है और कैपिटल डिक्लेयर नहीं किया जाता। चाहे 1 लाख रुपया कैपिटल है, सेल आप 50 मिलियन की शो कर दें, सिस्टम आपको नहीं पूछता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई उस टाइम पे जितने भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड लोग थे उन सब लोगों ने सेल टैक्स रिटर्न फाइल की। याद रखें ये सिर्फ उसके ऊपर ही फर्दर कंडीशन थी कि किन किन लोगों ने वो फाइल करनी है। लेकिन अभी जो सैलरी इंडिविजुअल है, रेंट के इंडिविजुअल हैं, इन लोगों ने टैक्स रिटर्न या प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से, इन्होंने टैक्स रिटर्न ये जो इनकम टैक्स जो बैलेंस शीट थी वो फाइल नहीं की थी और ना ही करनी है। लेकिन जो बिजनेस इंडिविजुअल हैं उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी की है, क्योंकि उनकी जब सिस्टम में चेक लग गया था कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप ये बैलेंस शीट फाइल नहीं करते तो आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो इस वजह से वहां पे फाइल की गई। उसके बाद क्या होता है कि सेल आपकी बढ़ जाती है, कैपिटल कई लोगों ने जीरो शो कर दिया, कुछ डिफरेंट वीडियोस देख के डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जीरो अप्लाई कर दिया, बाद में अब चेंज नहीं हो रहा। अब यही चीज़ है कि 2024 की टैक्स रिटर्न पे हम क्या करेंगे। तो इसके ऊपर आप सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप अपने बैंक को रिकंसाइल करें। मैं पहले भी बड़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बैंक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है। जब भी कभी ऑडिट आता है तो आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर की जाती है, उसकी जो डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होती हैं उसके मतलब क्वेश्चन किया जाता है। अगर वो आप सफिशिएंट आंसर नहीं देते या आपने टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया हुआ तो आप इसको आपका इनकम का पार्ट बना लिया जाता है और उसके ऊपर आपको हैवी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इस वजह से बैंक रिकंसिलेशन के ऊपर पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसको देख लीजिए, बड़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। या अगर आपने नहीं भी देखा या नहीं भी देखना चाहते तो याद रखें जितना भी बैंक है, बैंक के अंदर जो भी डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उसको सेपरेट कीजिए, एक समरी बनाइए कि क्या सेल है, कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन सा कोई गिफ्ट ट्रांसफर हुआ है, कोई लोन आया है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है आप उसको सेपरेट रिपोर्ट कीजिए। हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस फॉलो होती है वो ये होती है कि जी डेबिट सारे एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट सारी इनकम है। तो ऐसा नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट में और भी बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। ये बड़ी गलत सी एक स्टेटमेंट है जो अभी चल रही है और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोफेशनल इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपके बैंक स्टेटमेंट में बेशुमार चीज़ें चल रही होती हैं। बैंक स्टेटमेंट जब आप रिकंसाइल करेंगे तो आप बैलेंस शीट का जो पोर्शन है वो कौन सा क्लियर कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें तो बैलेंस शीट का जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन के अंदर आप अपने एक तो बैंक बैलेंस जो है वो मैच कर रहे होंगे। ठीक है, बैंक बैलेंस आपका मैच चल रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है ये आप कवर कर रहे होंगे। जब आप बैलेंस जिसको बैंक स्टेटमेंट को मैच करते हैं तो ये भी पार्ट आपका क्लियर होता है कि आपकी जो कितने रिसीवेबल्स थे और जो पेबल्स हैं उनका क्या स्टेटस है, कितने को पेमेंट देनी है और कितने जो है पेमेंट रिसीवेबल है, पेबल्स के अगेंस्ट क्या पेमेंट करनी है, क्या रिसीवेबल्स हैं। तो प्रॉपर आप एक चेक बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसको स्टडी करें तो फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल थी वो लेट्स से 20 मिलियन और उसके अगेंस्ट आपको रिसीव कितना हुआ। फॉर एग्जांपल आपको 15 मिलियन रिसीव हो गया तो ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पे तो सेल पूरी अमाउंट आएगी 20 मिलियन, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर एक रिसीवेबल आ रहा होगा 5 मिलियन का। तो ये एक प्रॉपर एक सिनेरियो है, डबल एंट्री के साथ इस काउंट को बनाया जाता है। तो आप इसको लाजमी रिकंसाइल कीजिए, फिर आपको समझ आएगी। आप वो झटका सिस्टम छोड़ दें कि ये परचेज है, ये सेल है, इसको रिपोर्ट कर दे, बाद में देख लेंगे। अब ऐसा नहीं हो रहा। अभी यार अपने सिस्टम को डे बाई डे इसको रिफाइन कर रहा है, अपडेट कर रहा है, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए मुश्किलात का बास बनता है अगर आप उसको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते और बाद में पेनल्टीज दे के टाइम भी लगाते हैं, सब कुछ होता है। काम भी ठीक मतलब आपका होता है,
लेकिन प्रेजेंटेशन या रिपोर्टिंग ठीक नहीं होती, इस वजह से सब्सिक्वेंटली आपको डिफरेंट चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं। उसके बाद जब आप ये सारा काम करते हैं तो आपके सामने सेल और परचेज भी आ जाती है कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट साइड पे बैंक की 200 एंट्रीज हैं, उसमें से आप ये कहते हैं जी 190 वो वाली एंट्रीज हैं जो सेल से रिलेटेड है, 10 वो वाली एंट्री हैं जो कुछ रिवर्स हो गई हैं, कुछ डिफरेंट फॉर्म में पैसे आए हैं, वो बाद में आपने रिटर्न भी कर दिए, कोई लोन है, कुछ भी हो सकता है, आपके बैंकिंग में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो आप जब इसको करते हैं तो आपके सामने फिगर ये भी कंफर्म होती है कि आपकी सेल जो है वो कितनी है, क्योंकि आप बैंक की एक एक एंट्री को रिकंसाइल कर रहे होते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, बड़ा सेटअप है ऑब्वियसली, फिर तो आपके पास हर महीने बैंक रिकंसिलेशन एक बन रही होती है। हम कभी सेपरेट टॉपिक बनाएंगे कि बैंक रिकंसिलेशन हर महीने कैसे की जाती है, क्या मेजर्स लिए जाते हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है। एनीवेज अभी एक लंबा टॉपिक होगा। तो आप जब उसको रिकंसाइल कर लेते हैं, मैनुअल करते हैं, सिस्टम के थ्रू करते हैं, जैसे भी करते हैं, आपका बैंक बैलेंस और बुक बैलेंस जो है मैच होना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई अनरिकंसाइल आइटम आ रही है तो आपके पास उसकी डेफिनेशन अवेलेबल होनी चाहिए क्यों आ रही है। तो जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो डेबिट साइड पे भी कुछ आपकी एंट्रीज आ रही होती हैं, जिसको हम ये कहते हैं, लेट्स से आपकी एंट्री है 150 एंट्रीज हैं, हम ये कहते हैं जी 145 वो वाली एंट्री हैं जो कि आपने कोई चीज़ परचेज की और अपने वेंडर्स को पेमेंट्स की, कोई एक्सपेंसेस था उसके अगेंस्ट की। बाकी कोई 5 ऐसी हैं जिसमें कुछ रिवर्सल हैं, कहीं को आपने पैसे दिए हैं वो वापस आने हैं, कोई एडवांसेस हो सकता है जो आपने किसी को दे दिया हो, लोन दे दिया हो, डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं बेस्ड ऑन द एक्चुअल सिचुएशन जब आप रिकंसाइल कर रहे होंगे। तो ये भी आपने चेक करना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो बैलेंस शीट का ये जो पोर्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था बड़ी डिटेल में कि आपने टैक्स प्रोफाइल का एक डॉक्यूमेंट लाजमी बनाना है। टैक्स प्रोफाइल क्या होता है? बेसिकली आपका जो टैक्स प्रोफाइल है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप टैक्स रिटर्न में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आपका जो बैलेंस शीट का पोर्शन है वो क्या है। मतलब ये है कि ये हम अज्यूम करते हैं कि जी आप टैक्स रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी आपने टैक्स रिटर्न के अंदर ये आपकी सारी सेल की फिगर आ रही है, उसके बाद जो है ये सारा पोर्शन जो आपका है वो सारे का सारा जो पोर्शन है ये हम ये कहते हैं कि ये टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। उसके बाद यानी कि इनपुट से रिलेटेड है, ये आपकी परचेज सेल आ रही होती है। उसके बाद कोई फर्दर टैक्स आपने अगर चार्ज किया, सेल टैक्स चार्ज किया, वो सारी अमाउंट आ रही है। तो एट द एंड जाके आपका यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है कि यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा होता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा होता है। तो वो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका नेगेटिव के साथ मैच होता है। तो ये सारा डाटा टैक्स प्रोफाइल यानी कि सेल टैक्स रिटर्न का प्रोफाइल है। उस लेक्चर में, बैलेंस शीट के लेक्चर में बड़ी डिटेल से स्टडी कर चुके थे। अगर हम इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे तो काफ़ी लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो ये आपने बनाना है। जब आप ये बनाएंगे तो आप जब सेल और परचेज की बात करते हैं, जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेल भी आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी जो कि परचेज से लिंक कर रही होगी। जब बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करेंगे ऑब्वियसली जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे रिपोर्ट होंगे। तो आपको एक एक चीज़ का पता चलता जाएगा कि आपकी रिटर्न में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में जैसे मैंने एक्सपेंसेस की बात की है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ रिपोर्ट करते हैं, सेल लिखते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर हम ये कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस की एक लंबी लिस्ट हो सकती है, रेंट हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस होता है, जो भी आपके बिजनेस के एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो आ सकते हैं। कुछ मैंने कॉमन आपको बता दिए हैं ये वाले। तो ये भी एक्सपेंस हैं, कुछ आपने कैश में पे कर रहे होंगे। जो स्मॉल पैटी के एक्सपेंसेस हैं वो कैश में पे हो जाते हैं नॉर्मली एज पर बिजनेस प्रैक्टिस। सैलरी भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि सैलरी भी आ रहा होता है। तो आपने ये एक्सपेंसेस हैं ये भी इसको मैच करना है, रिकंसाइल करना है। और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आप ये भी देख लीजिए कि किन किन एक्सपेंसेस के ऊपर एज पर लॉ टैक्स डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जो एक्सपेंसेस अगर आप ज़्यादा रिपोर्ट कर लेंगे आपको एज ए विदहोल्डिंग एजेंट नोटिस आ जाता है। अगर आपका टर्नओवर पिछले 3 सालों में 100 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो भी आपके ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। तो ये डिस्कशन का सिर्फ पर्पज़ यही है कि बैलेंस शीट के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में जब आपका कैपिटल बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, बैलेंस शीट चेंज करते हैं तो 2024 की रिटर्न में जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डाटा रिपोर्ट किया होगा, कहाँ रिपोर्ट करना है ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो वो उस डाटे की बेस पे जो ऑफिसर है वो आपसे अगली रिक्वायरमेंट पूछेगा। अगर आपका यही डाटा ठीक नहीं होगा तो आपके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन अब आएंगे क्योंकि इससे पहले एक फॉर्मेलिटी थी, लोग 0-0 करके फाइल कर देते थे, लेकिन अब क्या है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर इसको चेक करना है, क्योंकि ये टैक्स रिटर्न का पार्ट है। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे हमने मेंशन करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से चेक कीजिए। खुद टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं फिर भी ठीक है, अगर कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो उनके काम को भी डबल चेक करें।
ताकि आपके काम में गलती ना हो, उनका भी बेनिफिट हो और आपका भी हो। क्योंकि रिटर्न फाइल करने से पहले जितनी अच्छी डिस्कशन कर लेंगे, रिकंसाइल कर लेंगे, उतनी आप चीज़ों से या उतने आप जो सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे बच सकेंगे। अब मैं आता हूँ जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, अगर हम आईआरएस को ओपन करें तो यहाँ पे मैं आईआरएस को ओपन करता हूँ और आईआरएस को ओपन करने के बाद जब आप आईआरएस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बिजनेस एसेट और लाइबिलिटी का जो कॉलम है, रो है, वो नज़र आता है। इससे पहले भी अवेलेबल था, लेकिन उससे पहले क्या होता था, हम 00 लिखते थे यहाँ पे और रिटर्न को फाइल कर देते थे और कभी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं पूछी गई थी। लेकिन अब ये डाटा चैलेंज होगा बाद में, जो आपने टैक्स रिटर्न में डाटा रिपोर्ट किया होगा, अगर ये डाटा ठीक नहीं होगा तो बाद में अगर आप कहें कि भाई मेरा डाटा ये वाला था, मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है, तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। क्वाइट पॉसिबल कि आपको रिटर्न भी बाद में रिवाइज करवाई जाए। तो इस वजह से आपने ये चीज़ें सारी देखनी है। मैंने यहाँ पे समरी बनाई हुई थी कि सारे आइटम्स को कंबाइन करके ये आइटम बनते हैं और ये सारे वो वाले आइटम हैं जो यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो आपने सारी चीज़ें सही तरीके से कंबाइन करनी है। पहले इस तरीके से डिटेल में बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएँ। ये वाली फॉर्म है जो कि हेड यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि हम उन सबको जमा करके यहाँ पे रिपोर्ट कर दें। और आपका याद रखें कि बैलेंस शीट के केस में जैसे ये 7.8 मिलियन टोटल एसेट्स आ रहा है और इसी तरीके से यहाँ पे लायबिलिटी है 6.8 और 1.6 का डिफरेंस है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो फिगर है वो रिसीवेबल जो पेएबल है वो इंक्रीज है, तो ये फिगर 0 होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए एग्जाम्पल की वजह से मैंने यहाँ पे 0 नहीं किया था। तो बैलेंस शीट का मतलब है कि लायबिलिटी और एसेट का जो पोर्शन है ये 0 होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दोनों सिचुएशन में अमाउंट सेम हो, जैसे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी है वो 7.8 मिलियन है और टोटल एसेट जो है वो भी 7.8 मिलियन है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने रिटर्न फाइल करने से पहले करने हैं। इससे पहले रिटर्न में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो आप सबको पता है, हम बेशुमार लेक्चर्स में देख चुके हैं, उसमें आपका भी एक्सपीरियंस अवेलेबल है। लेकिन ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि 2024 की रिटर्न में आपने चेक करनी है, बनानी है। अगर नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी मसले क्रिएट हो सकते हैं। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।